मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिप मेरा सवाल, जहां हमारी कोशिश है कि हम आपको म्यूचुअल फंड में जो आप भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसको राइट डायरेक्शन दे सकें। और आपके पोर्टफोलियोज पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में क्या ठीक चल रहा है, क्या खराब चल रहा है, क्या चेंज करना है, क्या जो है वो ऐसे ही चलते रहने देना है। तो रहिए हमारे साथ। मंडे टू फ्राइडे 4 to 5 हम ये लाइव सेशन लेकर आते हैं। वैसे अभी क्या हुआ, हमने देखा कि सिप कई लोगों ने सिप को रोका है क्योंकि खर्चे चलाने में मुश्किल हो रही थी, या फिर बाजार की उथल पुथल से भी थोड़े से इन्वेस्टर्स जो हैं वो नर्वस लग रहे थे और उन्हें लगा कि चलो थोड़े दिन के लिए हम ये सिप रोक देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिप रोकने के बाद क्या करें, पैसा निकाल लें या फिर स्कीम को चलते रहने दें, यानी पैसा जमा रहा है, स्कीम ऑन रहे, आप सिप बस रोक चुके हैं। लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत है तो क्या क्या आपको ये पैसे निकाल लेना चाहिए, क्योंकि तब शायद आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पैसा वहां पर पड़ा रहे और आप पैसों के लिए तरसते रहे। तो आज इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं, साथ ही में आपके पोर्टफोलियोज को भी रिव्यू करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। थैंक यू सो मच हर्ष, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। जब भी आपके साथ शो करती हूँ तो कुछ ना कुछ नया जरूर सीखती हूँ, तो गेयर अप रहिए हर्ष मेरे इस सेशन के लिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ आज ऐसी बातें पता चलने वाली जो शायद आपको नहीं पता होंगी। हर्ष जी से अगर आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है, आप हमें अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप कीजिए 9311121874 पर। ईमेल करना चाहते हो तो money9query@tv9.com, ये है हमारा ईमेल एड्रेस। साथ ही में आप यूट्यूब पर भी लाइव अपने क्वेश्चन, जैसे कमेंट बॉक्स में मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे शो को देखते हैं, पसंद करते हैं, हम पर ये भरोसा रखते हैं और अपने पोर्टफोलियोज जो है हमारे साथ शेयर करते हैं। अब हर्ष से हम बातचीत शुरू करते हैं। हर्ष, सिप को हमने रुकते हुए देखा, ठीक है, मैं इस पर बिल्कुल नहीं बात करूँ कि सिप क्यों रुक रहे हैं। सिप कोई हो सकता है अपने पर्सनल रीजन से रोक रहा होगा, कोई बाजार की वजह से रोक रहा होगा। जब सिप कोई स्टॉप करता है तो आप क्या कहते हैं, अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो यूनिट रिडीम नहीं करें या फिर यूनिट रिडीम भी कर लें, और आप क्या सुझाव देते हैं उन्हें? तो देखिए प्रियंका, अगर मार्केट की चाल को देखते हुए अगर कोई इंसान ने अपनी एसआईपी, कोई इन्वेस्टर ने अपनी एसआईपी बंद की है तो वो हाँ। गलत है। सो एक कैटेगरी ये हो गए ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ मार्केट क्योंकि वॉलेटाइल हुआ है और रिसेंटली करेक्ट हुआ है और शार्प करेक्शन हुआ है, तो उससे घबरा के वो कहते हैं कि मुझे अभी इन्वेस्ट नहीं करना, मैं बाद में वापस इन्वेस्ट करूंगा जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा। तो वो कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सलाह रहेगी कि बिल्कुल भी ये काम ना करें। अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको और अच्छी वैल्यूएशन पे आपको एवरेजिंग हो रहा है, तो आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है। दूसरे कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं कि अगर उन्हें कुछ फाइनेंशियल टेम्पररी फाइनेंशियल इश्यूज है, मान लीजिए कि उन्हें अगले 2-3 महीने में उन्हें ऐसे लग रहा है कि उनको कैश फ्लोज की जरूरत है, तो वो एसआईपी नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए सुझाव है कि आप एसआईपी कैंसिल ना करें। उसमें एसआईपी पॉज का एक ऑप्शन होता है। कई फंड हाउसेस ऐसे हैं जो आपको एसआईपी पॉज करने की एक फैसिलिटी देते हैं, विच मींस आपकी एसआईपी रजिस्टर्ड होगी लेकिन अगले 3 महीने या 6 महीने तक वो पॉज मोड में रहेगी। मतलब आपकी एसआईपी जाएगी नहीं और ऑटोमेटिकली 3 महीने के बाद या 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जो भी आपने पीरियड दिया है, वो पीरियड बाद एसआईपी फिर से शुरू हो जाएगी। तो आपको एसआईपी कैंसिल नहीं करना, फिर से रजिस्टर नहीं करना, ये ऑटोमेटिक सिर्फ पॉज मोड में जाती है। तीसरी कैटेगरी के ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको ऐसे होता है कि भाई उनकी अभी कोई जॉब लॉस हो गई है या कोई ऐसे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आ गए हैं जिसकी क्लैरिटी नहीं है कि 3 महीने में खत्म हो जाएगा या 6 महीने में खत्म होगा, तो वो एसआईपी कैंसिल करते हैं। वो एसआईपी कैंसिल इसलिए कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये नहीं कि मार्केट खराब है उसकी वजह से, वो इसके लिए क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स बढ़ गई हैं, वो एसआईपी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप एसआईपी कैंसिल जरूर करेंगे। लेकिन क्योंकि आपको पैसों की फ्रेश जरूरत नहीं है, आपके सिर्फ खर्चे बड़े हैं, तो आप उसमें से रिडीम ना करें। वो इसके लिए ना करें क्योंकि आपका अभी तक एवरेज होकर पैसा जमा हुआ है, वो यहां से अपने आप भी ग्रो करेगा जब मार्केट की चाल के अनुसार। अगर आप उसमें से पैसे निकालते हैं कोई कारण से, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो पैसे रिडीम करते हैं और फिर वापस एसआईपी कर देते हैं, तो इट डजंट मेक सेंस। मतलब कोई मतलब नहीं, आप उसे बने रहें। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर कोई महीने में आपको कोई ऐसा लगे कि भाई आपके पास कैश फ्लो आ गया है, तो आप उसी महीने एक लमसम के रूप में उसी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको ओके। हर महीने का कमिटमेंट लेना है। ओके, तो आपके पास वो ऑप्शन खुला रहता है। तो आप रिडीम ना करें जब तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आपको पैसों की जरूरत है तब आप रिडीम करने का सोच सकते हैं, नॉट अदरवाइज। ओके, सो जब पैसे हैं आपके पास म्यूचुअल फंड में और आप
आपको पैसों की जरूरत है, तब भी आप इन पैसों को बिना निकाले हुए भी इस म्यूचुअल फंड के अमाउंट पर लोन ले सकते हैं, जैसे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज या लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तो हर्ष, आप इस ऑप्शन के बारे में क्या सोचते हैं कि आपको क्या अपने म्यूचुअल, अगर पैसों की जरूरत है और म्यूचुअल फंड के एवज पे क्या आपको लोन लेना चाहिए? क्या ये एक पर्सनल लोन की तरह होगा जिसमें कोलैटरल, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मेरा म्यूचुअल फंड का पैसा उसमें है तो वो कोलैटरल की तरह ट्रीट होगा, तो ये तो एक सिक्योर लोन बन जाएगा। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और आप किसे आप रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी को सख्त जरूरत है तो हाँ, व्हाई नॉट, गो फॉर इट? यस, इनफैक्ट प्रियंका, अगर ऐसे कोई इन्वेस्टर हैं जिनको टेम्परेरी जरूरत है, तो मान लीजिए आपको पता है, अभी जैसे हम मार्च में फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपको पैसों की जरूरत है, लेकिन आपको ये भी पता है कि मार्च खत्म होगा, अप्रैल में एक पर्सनल ये आपका ये परफॉर्मेंस लिंक्स इंसेंटिव, आपको जो ईयरली इंसेंटिव होते हैं वो आने वाले हैं। आपको ये पता है कि आपको अप्रैल में कैश फ्लो आने वाला है और आपको लेकिन अभी एक महीने के लिए आपको पैसों की जरूरत है। तो आप अगर रिडीम करती हैं उस सिचुएशन में, तो रिडेम्पशन करते ही आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का जो भी इंपैक्ट है वो होगा, एग्जिट लोड हो सकते हैं। और आपने मान लीजिए रिडीम किया अभी और अप्रैल में आपने कहा कि जब मुझे इंसेंटिव मेरा आ जाएगा, ईयरली बोनस आ जाएगा, तब मैं वो पैसे वापस इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर मार्केट उस दौरान बढ़ गया तो आपको टैक्सेशन का एक इम्पैक्ट पड़ा और बाद में मार्केट का जो डिफरेंस एनएवी है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपकी कोई टेम्परेरी रिक्वायरमेंट और आपको पता है कि आगे जाके वो कैश फ्लो आने वाला आपके पास, तो आप रिडीम ना करें। आप अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स के सामने, जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके सामने आप लोन ले सकते हैं। सो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड बहुत ही कन्वीनियंटली आज की तारीख में ऑनलाइन प्रोसेसेस हैं। आपको आधे घंटे के अंदर ऑनलाइन, जो अगर ये प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, तो आधे घंटे के अंदर आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाते हैं। तो ये एक ओवरड्राफ्ट लिमिट की तरह होता है। सो मान लीजिए आपका फंड वैल्यू 10 लाख रुपए है, एक मार्जिन उसमें लगेगा। ऑफकोर्स 10 लाख का फंड वैल्यू डिपेंडिंग ऑन इक्विटी स्कीम है कि डेट स्कीम है, वो ऑनलाइन एलिजिबिलिटी आपको दिख जाती है। आपको मान लीजिए 10 लाख के सामने 5 लाख की लिमिट है आपको, तो आप 5 लाख रुपए रिडीम करते हैं, रिडीम नहीं सॉरी लोन लेते हैं। वो लोन के रूप में, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के रूप में आपके पास अवेलेबल होता है। उसमें से आपने 4 लाख रुपए अभी निकाल के बैंक में क्रेडिट ले लिया आपके। अब मान लीजिए अगले एक महीने में, जब आपको आपको मालूम है कि एक महीने बाद आपको पैसा आने वाला है, तो आप इसमें ओवरड्राफ्ट लिमिट की तरह आप 1 लाख रुपए चाहिए तो वापस रीपे कर दीजिए, तो 3 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। एक महीने बाद जब आपको आपका बोनस आ जाता है, तो पूरा आप 4 लाख या 5 लाख रुपया रिटर्न कर दीजिए और आपका लोन बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी कैपिटल गेन्स का इंपैक्ट नहीं पड़ा, आपको कोई भी एनएवी का डिफरेंस आपको नहीं देना पड़ा। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो आप ध्यान से अगर यूज करें तो अच्छी है। अगर और ये चीज बिल्कुल ना करें, मुझे पता है कई इन्वेस्टर्स को कई लोगों ने एडवाइस किया है, आपका एग्जिस्टिंग फंड वैल्यू 10 लाख रुपए है, मार्केट बढ़ने वाला है, तो 10 लाख रुपए के सामने आप लोन लेके वो पैसे और वापस इन्वेस्ट करें। नहीं, ये सब नहीं काम करना आपको। अगर आपको पैसों की जरूरत है और आपको पता है कि आपका कैश फ्लो एक महीने बाद या 4 5 6 महीने बाद या एक साल बाद आने वाला है, और आपको कैपिटल गेन्स का इम्पैक्ट और एनईवी का इम्पैक्ट नहीं चाहिए, तो आप लोन ले सकते हैं। ओके, सो इसमें इंटरेस्ट हमें कैसे पे करना होता है? क्योंकि आपने एक वर्ड यूज किया कि ये ओवरड्राफ्ट के तौर पर मिलता है, तो क्या इस पे इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता है क्या? ये पैसा जो है वो ओडी के तौर पर क्रेडिट होता है? मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आई ये बात। तो देखिए प्रियंका, मान लीजिए कि आपका 10 लाख रुपए का फंड वैल्यू है। जी। आपने ये देखा कि आपको जो एलिजिबिलिटी है लोन की वो है 5 लाख रुपए, सब ठीक मार्जिन है। कटने के बाद। तो 5 लाख रुपए आप क्या करेंगे, आपकी लिमिट है। तो आपने अपने यूनिट्स ऑनलाइन प्लेज की, ये सीमलेसली ऑनलाइन हो जाता है पूरा। ओके, आप अपने यूनिट्स को ऑनलाइन प्लेज करेंगे तो यूनिट्स प्लेज हो जाएंगे और लेंडर के नाम पे। और आपको 5 लाख रुपए की आपके मोबाइल ऐप में, जो लेंडर है, जो आपको ये लोन दे रहा है, उसके मोबाइल ऐप में आप देखेंगे, तो आपको 5 लाख रुपए की लिमिट दिखेगी। उसमें से आपको फिलहाल मान लीजिए 3 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप उसी में रिक्वेस्ट डालेंगे कि 3 लाख रुपए आपको विड्रॉ करने हैं, तो 3 लाख रुपए आपके बैंक में आपके क्रेडिट हो जाएंगे। अब आपको जो ब्याज देना है वो 3 लाख रुपए पे देना है, और आपके पास ओके। 2 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी और है, क्योंकि आपकी लिमिट 5 लाख की है। जैसे आपको जरूरत पड़े आप उसमें से 1 लाख या 2 लाख रुपए और भी निकाल सकती हैं। अब महीने के एंड में, ओके, जो भी आपका ब्याज कैलकुलेट होता है, जितना पैसा आपने एक्चुअली अपनी बैंक में लिया है, उस पे जो ब्याज कैलकुलेट होता है वो आपको सिर्फ देना है। हर महीने टू महीने आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है। अगर एक साल का आपका लोन का टेन्योर है, तो एक साल के बाद आपको अपना लोन क्लोज कर देना है, विच मीन आपको ये लोन जो आपने एक्चुअल लिया होगा, 3 लाख ही लिया है,
तो 3 लाख आपको फिर से लौटाना है। अगर आपने पूरा 5 लाख रिडीम लोन के रूप में ले लिया था, तो 5 लाख रुपए आपको 1 साल बाद वापस पूरे कर देने हैं, या तो आप उसको एक्सटेंड करते हैं अपने ओडी लिमिट को। और इंटरेस्ट जो है वही आपको हर महीने सर्विस करना है, और बाकी आपका जो प्रिंसिपल है वो साल के एंड में आप एक साथ दे सकती हैं। और अगर बीच में आपके पास पैसे आ गए, मान लीजिए 2 महीने बाद 3 लाख रुपए आपने निकाले थे, 3 लाख आ गए हैं, तो आप 3 लाख रुपए वापस अपने लेंडर को दे देते हैं जिसने आपको लोन दिया है। और लिमिट क्लोज ना करें, क्योंकि आगे भी कभी जरूरत पड़े तो आप फिर से निकाल सकती हैं उसमें से। तो ब्याज आप उतना ही देंगी जितना आपने अपने बैंक में पैसा ले लिया है। ओके, एक और क्वेश्चन है। जो मेरी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स प्लेज होंगी, जिसके अगेंस्ट मुझे लोन मिलेगा, उसमें फिर मैं सिप कंटिन्यू करूंगी, नहीं करूंगी, और उसको मैं शायद रिडीम तो नहीं कर पाऊंगी, पर उसमें जो रिटर्न मिल रहा होगा वो तो मुझे मिलता रहेगा, राइट? तो तीन हिस्से हैं। मैं सिप अगर करना चाहूँ तो कर सकती हूँ क्या? दूसरा, मैं रिडीम कर पाऊंगी क्या? और तीसरा, उस वो ग्रो होती रहेगी, वो पैसा ग्रो होता रहेगा, राइट? एब्सोल्युटली। सो पहला सवाल, यस, आप अपनी एग्जिस्टिंग जितनी यूनिट्स आपने आपकी ऑन गोइंग यूनिट्स आपका एसआईपी चल रही है, ओके, आज की तारीख में आपने जितना प्लेज किया उतनी ही यूनिट्स प्लेज है। फ्रेश जो एसआईपी आप कर रही हो वो प्लेज नहीं होगी, क्योंकि आपने प्लेज नहीं किया है। वो आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकती हैं और आपकी है, जिसको आप रिडीम भी कर सकते हैं आगे जाके। लेकिन जितनी यूनिट्स आपने प्लेज किया है वो आप रिडीम नहीं कर सकते जब तक आपने अपना लोन रीपे नहीं किया है। तीसरा, जो एनएवी है, आपने यूनिट सिर्फ प्लेज की है, लेकिन यूनिट्स आपके नाम आपके लिए आपके एंटाइटलमेंट है, और उसमें एनएवी जो चेंज है वो चेंज होती रहेगी। अगर बढ़ रही है एनएवी तो आपको बढ़ती हुई एनएवी मिलेगी, अगर एनएवी घटती है तो आपकी फंड वैल्यू घटेगी भी। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? मान लीजिए एनएवी घट जाती है, तो मार्जिन 50% का था, आपने 10 लाख रुपए दिए थे, उसके सामने जो लेंडर है, जो एनबीएफसी है या बैंक है, उन्होंने 5 लाख की लिमिट दी थी, विच मीन्स 50% मार्जिन था। अभी आपका अगर फंड वैल्यू 8 लाख रुपया हो जाता है, मतलब मार्केट गिर गया, तो 8 लाख के 50% होता है 4 लाख रुपए। तो अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो आपको 1 लाख रुपए की आपको रीपे करना पड़ेगा, या 2 लाख रुपए के और यूनिट्स प्लेज करने पड़ेंगे, ताकि आपकी लिमिट बनी रहे। अगर आपका एनएवी बढ़ जाता है, तो आपकी लिमिट पे को आपके लोन पे कोई दिक्कत नहीं आती। तो यस, आपकी एनएवी बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी, और उसका अगर घट रही है पर्टिकुलरली, तो जितना मार्जिन हो रहा है उतना आपको रिप्लेनिश करना पड़ेगा फ्रेश यूनिट्स के साथ। तो बैंक अपना लिमिट बना के रखेगी। अगर आप लोन नहीं, आप और यूनिट्स नहीं दे सकते, तो जो लेंडर है वो आपकी यूनिट्स रिडीम करेगा उतने लेवल तक, और अपनी मार्जिन मेंटेन करने के लिए एसआईपी आप कंटिन्यू कर सकती हैं। और वो प्लेज नहीं होगी। जो फ्रेश एसआईपी कर रहे हैं वो प्लेज नहीं है, वो आपकी है और आप वो रिडीम कर सकती हैं। जो प्लेज यूनिट्स है वो आप रिडीम नहीं कर सकते जब तक आपने अपना लोन रीपे नहीं किया है। ओके, बस प्लेज यूनिट की अगर कीमत घटती है उसके एनएवी की, तो हो सकता है कि फिर बैंक आपसे और यूनिट्स की रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर वो रिडीम कर सकते हैं उतने बराबर का। सो ये एक यहाँ पर इस टेक्निकलिटी को, अगर आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लेना चाहते हैं, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, तो ज़रूर समझ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन पूछ करके फिर हम पोर्टफोलियोज पर जाते हैं। क्या ये लोन मुझको केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में मिल सकता है, या फिर मैं जैसे हाइब्रिड फंड्स हैं जिसमें इक्विटी और डेट दोनों होते हैं, उनके एवज में भी मिल सकता है, डेट म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट मिल सकता है? ये थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए हर्ष। आपको उन सभी यूनिट्स के सामने मिल सकता है, आप डेट फंड्स हो, मल्टी एसेट हो, हाइब्रिड हो। इनफैक्ट अगर डेट फंड्स हैं तो उसके जो मार्जिन लिमिट्स वो कम होती है। जैसे इक्विटी में 50% है मान लीजिए, अगर आप डेट फंड्स प्लेज करते हैं तो उस पे जो वॉलिटिलिटी भी कम होगी, तो आपको लेंडर शायद आपको 50% नहीं, 30 या 40% पे भी मार्जिन के रूप में आपको लोन दे सकता है। तो अगर मान लीजिए डेट फंड आप 10 लाख रुपए का दे रहे हैं, तो वो लोन आपको शायद 6 लाख का दे दें। अगर आप इक्विटी फंड देते हैं 10 लाख का, तो उसमें 5 लाख रुपया देंगे। तो क्योंकि मार्जिन उनको ज्यादा रहती है इक्विटी फंड में। तो यस, आप कोई भी फंड को प्लेज कर सकते हैं जो प्लेज करने लायक हैं। जो लॉक इन वगैरह में है, ईएलएसएस वगैरह है, तो उसमें आपको देखना होगा कि वो प्लेज वो आपका लेंडर लेता है कि नहीं। मोस्ट केसेस में वो सिर्फ जो फ्री यूनिट्स हैं वही बेसिस पे वो आपको लोन देंगे, वो बेटर रहेगा। लेकिन कोई भी कैटेगरी की आप फंड्स हैं वो आप अदरवाइज प्लेज कर सकते हैं जो रिडीमेबल है, क्योंकि अल्टीमेटली लेंडर ये चाहता है कि मुझे अगर लोन के पैसे वापस ना मिले तो मैं उसे रिडीम करूं, तो मुझे मेरे पैसे तुरंत मिल जाए। ये जो टारगेट मेच्योरिटी फंड्स हैं, या एफएमपीज जो पहले होती थी जिसमें प्री मेच्योर रिडेम्पशन नहीं हो सकते हैं, तो वो आपको उसके सामने लोन मिलना मुश्किल रहेगा।
एक आखिरी बात, इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है? आपने शुरुआत में पूछा था क्या ये अनसिक्योर्ड लोन के रूप में, पर्सनल लोन के रूप में माना जाएगा? तो वेल, आज की तारीख में इनके जो ब्याज दर हैं वो करीबन 9.5% से 10.5-11% के आसपास होते हैं। तो ये थियोरेटिकली स्पीकिंग पर्सनल लोन तक नहीं जाता, जो 18% तक के लोन्स होते हैं उसमें तक नहीं जाते, क्योंकि काफी हद तक ये सिक्योर्ड हैं। जो लेंडर हैं उनके पास यूनिट्स हैं जो रिडीम करके अपने पैसे ले सकते हैं। तो इसकी ब्याज दरें जो हैं वो 9.5% से आपको 10.5 या 11% तक में मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, आपने हर एस्पेक्ट को टच कर लिया है। क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, कैसा इंटरेस्ट होता है। कुछ फॉलो अप क्वेश्चन हो जो व्यूअर्स हमें देख रहे हो, प्लीज़ भेजिएगा ज़रूर। पर अब मैं पोर्टफोलियोज को लेना शुरू करती हूँ। सो जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी से बात करते हैं। नमस्ते जितेंद्र, स्वागत है आपका मनी 9 में। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जितेंद्र जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, सो जितेंद्र जी का मैं पोर्टफोलियो जब तक रीड करती हूँ शायद वो जुड़ जाए। 10,000 की सिप जितेंद्र कर रहे हैं। निपॉन के लार्ज कैप में 2,000 है, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 2,000, मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप में 2,000, ईडलवाइज मिड कैप में 2,000, टाटा के स्मॉल कैप में 2,000। तो ये इनका 10,000 का पोर्टफोलियो है जो ये इन्होंने अभी जनवरी में ही शुरू किया इनफैक्ट। जितेंद्र हमारे साथ है। जितेंद्र जी नमस्ते। आपका पोर्टफोलियो हम देख रहे थे, तो आपने 5 स्कीम में आप 2-2 हजार रुपए डाल रहे हैं। यही है ना आपकी स्कीम, जिसमें निपॉन जी लार्ज कैप है, जी। पराग पारिक हाँ फ्लेक्सी जी। कैप, मोतीलाल मिड कैप, ईडलवाइज मिड कैप, टाटा का स्मॉल कैप। यही है ना आपका पोर्टफोलियो जितेंद्र जी? जी कहाँ से बोल रहे हैं आप, किस शहर से जुड़े हैं? जी, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या करते हैं आप जितेंद्र? जी, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका पोर्टफोलियो है। इसके अलावा आप क्या पूछना चाहेंगे? हर्ष रुंगटा है मेरे साथ, रुंगटा सिक्योरिटीज से। आपका कोई सवाल हो तो आप डायरेक्ट कीजिए हर्ष जी की तरफ। जी, हर्ष जी, एक्चुअली मेरा सवाल ये है, ये तो मेरा फर्स्ट पोर्टफोलियो है जो मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था। सेकंड पोर्टफोलियो प्रियंका जी शायद आप स्क्रीन पे दिखा सकती हैं। तो मेरा सवाल ये था कि क्या जो मैं लमसम और जो मंथली सिप जो मैं करना चाह रहा हूँ पोर्टफोलियो 2 में, क्या वो सही है? ओके। और दूसरा सवाल ये है कि क्या उसमें कुछ ओवरलैपिंग है, तो उसमें क्या कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे? वो जो पोर्टफोलियो 2 है उसमें आपने अभी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया, वो अपने बच्चे के लिए आप करना चाह रहे हैं ना? जी ठीक है। जी। सो पोर्टफोलियो 1 ये रहा। हर्ष, मैंने आपसे पोर्टफोलियो 2 शेयर किया था, मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप 50,000 का लमसम करना चाहते हैं, 2,000 की सिप करना चाहते हैं। एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 50,000 का लमसम, 2,000 की सिप। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में भी 50,000 का लमसम और 2,000 की सिप की कॉम्बिनेशन से निवेश। बंधन स्मॉल कैप में 50,000 लमसम, 2,000 की सिप। तो ये जो है आईसीआईसीआई अप्रूव ब्लू चिप्स, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी का बैफ, बंधन का स्मॉल कैप, ये जो 4 स्कीम्स हैं, अभी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया। ये पोर्टफोलियो नंबर 2 है जो वो अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए 7 से 10 साल के लिए करना चाहते हैं। आज मैंने आपसे दोनों ही पोर्टफोलियो जो इनके चॉइसेस हैं अपने बच्चे के लिए वो भी भेजा था, और साथ में जितेंद्र जी का भी पोर्टफोलियो है। तो दोनों पर एक एक करके प्लीज अपनी सलाह दीजिए। कोई स्कीम आप कहेंगे मैं रिपीट कर दूंगी। हर्ष? नहीं, प्रियंका, डिटेल्स हैं मेरे पास। सो पहली की बात तो जितेंद्र जी, ये अच्छी बात है कि आपने बहुत कैटेगरीली एक पोर्टफोलियो अपने रिटायरमेंट का बनाया है और एक पोर्टफोलियो अपने बेटे के, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बनाया है। सो आई थिंक ये तरीका सही है। अब सिर्फ आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं। आपने एक सवाल पूछा तो उसका पहले जवाब दे दूं। आपने कहा था कि क्या आपके पोर्टफोलियो में और आपके जो बच्चे हैं उनके पोर्टफोलियो में ओवरलैप है क्या? तो यस, थोड़ा ओवरलैप रहेगा क्योंकि कैटेगरी सेम है, बट दैट डजंट मैटर। आपका जो टाइम होराइजन है आपने अपने बच्चों के लिए वो है 7 to 10 years। आपका जो टाइम होराइजन है वो 15 से 20 साल है। दोनों पर्पस अलग है, तो वो ओवरलैप अगर होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ओवरलैप है, बहुत ज्यादा है भी नहीं। अब पहले आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं। 10,000 रुपए के लिए आपने 5 स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है। अब इसमें ओवरलैप को आपको देखना होगा। अगर हम निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो आपके पोर्टफोलियो है उसमें अगर ओवरलैप देखें, और वहां पे आपको एड्रेस करने की जरूरत है कि एक इंसान पे जो आप एसआईपी कर रहे हैं उसमें जिनका कम स्कीम्स में आपका काम हो जाता है क्या? तो मेरी सलाह ये रहेगी कि दोनों स्कीम अच्छी है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप बहुत अच्छी स्कीम है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपनी कैटेगरी की भी बहुत अच्छी स्कीम है। अब जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की स्कीम्स है उनमें अधिकतम जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज में ही है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, हमारी जो प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, उसको थोड़ा आसान बना दें और हम एक ही स्कीम रखें दोनों में से। सो आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में से
एक ही स्कीम रखिए ताकि आपका पर्पस पूरा हो जाए। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4,000 रुपए की एसआईपी कर दें और निपॉन इंडिया लार्ज कैप बंद कर दें। सिर्फ इसी के लिए कह रहा हूं ताकि आपकी नंबर ऑफ स्कीम्स कम हो जाएगी। निपॉन इंडिया लार्ज कैप एक अच्छी स्कीम है। अदरवाइज दो मिड कैप है आपके पास, तो अगेन सेम सजेशन कि उसको एक कर लीजिए और एक ही में 4,000 रुपए जमा करें, वो ज्यादा बेटर होगा। सो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आप 4,000 रुपए कर लें और रिडल रिस्क की मिड कैप को आप बंद कर सकते हैं। स्मॉल कैप आप रखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाटा स्मॉल कैप फंड कंटिन्यू जरूर रख सकते हैं। अब आते हैं आपके बच्चों की पोर्टफोलियो पे। तो इसमें जो आपने स्कीम्स ले रखी है वो ठीक है, उसमें आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप लमसम प्लस एसआईपी ठीक है, एसबीआई कॉन्ट्रा ठीक है, बैलेंस एडवांटेज फंड एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के रूप में आपके पोर्टफोलियो में रहेगा बच्चे के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ दिक्कत यह है कि आपने लार्ज कैप लिया है, कॉन्ट्रा लिया है, बैफ लिया है और सीधा आप फिर एक स्मॉल कैप पे चले गए। सो क्यों ना हम बीच में एक मिड कैप फंड जोड़े, ताकि दैट इज अ बेटर वे। एंड देन अगर आपको एसआईपी बढ़ानी है तो एक स्मॉल कैप लीजिए। तो बंधन स्मॉल कैप की जगह मेरी सलाह ये रहेगी कि आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ले लें। तो आपके जो बच्चे की जो पोर्टफोलियो रहेगा उसमें एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक कॉन्ट्रा और एक आपके पास डायनेमिक एसेट एलोकेशन रहेगा। सो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी आप रहेंगे तो ठीक है। और ये दोनों अलग अलग चलने दीजिए साइमल्टेनियसली। जब आपके बच्चे की फंड की रिक्वायरमेंट होगी उस समय निकालिए उसमें से, जो आपकी रिटायरमेंट की उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो जितेंद्र जी का ये जो तरीका है निवेश करने का, ये बहुत अच्छा लगा जितेंद्र जी। आपने दो अलग अलग जो आपके गोल्स हैं उसके लिए आपने अलग अलग पोर्टफोलियो बनाया है। पोर्टफोलियो पर डिटेल जानकारी आपको हर्ष जी ने दी है। उन चेंजेस को आप ज़रूर एक बार रिव्यू कीजिए और अपने एंड पर उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक विथ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। अब एक YouTube से लाइव क्वेश्चन हर्ष मैं आपके लिए लेना चाह रही हूँ। शाहिद आलम जी का ये क्वेश्चन है। शाहिद जी की एज है 35 और दुबई में रहते हैं, ठीक है, इसलिए वो हमारे साथ जो है फ़ोन पर नहीं, हमारा शो यूट्यूब पर देखते हैं। तो शाहिद जी पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 5,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। साथ ही में निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में भी 5,000 की सिप है। और अभी ठीक इससे ठीक पहले जो पोर्टफोलियो था उसमें भी जब निपॉन और पराग पारिक एक साथ दिखा था तो हर्ष ने एक पिक करने के लिए कहा था। चलिए शाहिद जी के लिए भी ये सवाल मैं पूछ रही हूँ उनके लिए। और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है और बंधन का स्मॉल कैप है, ठीक है। तो 4 स्कीम्स हैं, 15,000 रुपए डाल रहे हैं और 15 साल में ये 1 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं। तो शाहिद जी के लिए भी क्या आप वही रिपीट करेंगे जो आपने जितेंद्र को कहा था पराग पारिक और निपॉन के बीच में, या फिर शाहिद के पोर्टफोलियो के लिए राइट फिट आपको दिख रहा है? 15 इयर्स का नजरिया है शाहिद जी का। हर्ष जी देखिए, आइडियली यस, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये 5,000 की जगह 10,000 एक कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप बाकी इनके पोर्टफोलियो में देखेंगे तो इनके पास टोटल में 4 स्कीम्स हैं, ओके, जिसमें एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप और उन्होंने मिड एंड स्मॉल कैप में 2,500 कर दिए। जी। तो एक ऑप्शन मैं मेंटेन करूंगा कि अगर वो एक ही स्कीम करें, विच इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 10,000 कर लें या निपॉन लार्ज कैप में 10,000 कर लें, दोनों में से चॉइस उनकी, क्योंकि इनके पास मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी वैसे अदरवाइज है। तो कोई भी एक पिक कर ले। मेरा पिक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, लेकिन अगर ये चाहें तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप भी कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल में मिड कैप और बाकी जो इनका स्मॉल कैप है वो ऐसे का ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोनों में से बस एक था कि एक स्कीम रखें तो काफी होगा, डोंट नीड टू स्कीम्स। 2 स्कीम की इनको जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें ओवरलैप आपको काफी दिखेगा। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट कि 15 इयर्स में, मतलब 15,000 और 15 साल और 1 करोड़, वो 15 इंटू 15 का फॉर्मूला फिट बैठता है क्या इनके लिए? 1 करोड़ हो जाएंगे? मैं कैलकुलेट कर रहा था यही कि अगर 15 साल में अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं सीएजीआर, जो एंफी गाइडलाइंस के हिसाब से है कि आप इक्विटी फंड में से 12% का सीएजीआर कैलकुलेट करें, तो ये 15,000 जो महीने की कर रहे हैं उसके हिसाब से इनके पास करीबन 75 लाख होगा, 75 लाख इनका इकट्ठा होगा। 1 करोड़ के लिए इन्हें ऑफ कोर्स अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा बढ़ाना होगा, लेकिन फिलहाल फॉर द मोमेंट ये सोच के चलना कि 12% के हिसाब से ग्रो करेगा तो 75 लाख इनके हाथ में आएंगे। अगर इन्हें 1 करोड़ चाहिए तो इन्हें एसआईपी अपनी अमाउंट बढ़ानी होगी। ओके, चलिए। तो 75, 12% के अनुमान से तो आप पहुंच रहे हैं 75, 1 करोड़ से थोड़ा सा दूर है। बट मुझे ये लगता है शायद जी 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है। आप ज़रूर 15,000 से अपने निवेश को और इंक्रीज करेंगे और मुझे लगता है आप 1 करोड़ के बहुत करीब पहुंच जाएंगे या 1 करोड़ तक भी पहुंच जाएंगे। तो निवेश को जारी रखिएगा। जरना पटेल जी का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। जरना पटेल एनआरआई हैं। देखिए, इससे पहले हमने लिया दुबई से थे शाहिद जी, अब जरना जी भी एनआरआई हैं। एज इन्होंने बताई है 37, 40,000 रुपए की सिप कर रही हैं, 20 साल तक निवेश करने वाली हैं।
थैंक यू झरना, आपने बहुत ही अप्रिशिएटिंग वर्ड्स हमारे लिए लिखे हैं। शुक्रिया। हमें खुशी होती है जब हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर्स जो है वो बताते हैं कि वो हमारा शो देख करके बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो झरना और उनके हस्बैंड दोनों मिलकर के सिप कर रहे हैं। 1 महीने पुराना ही है इनका पोर्टफोलियो, और इनके पोर्टफोलियो में है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट 10,000 की सिप, टाटा स्मॉल कैप 5,000 की सिप, निपॉन का मल्टी कैप 4,000 की सिप, और इनके हस्बैंड जो निवेश कर रहे हैं वो कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप में 7,000 रुपए, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 7,000, एचडीएफसी फोकस 30 फंड में 7,000। ये दोनों ही निवेश जो है दोनों हस्बैंड वाइफ अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, और 7 करोड़ का एक पोर्टफोलियो रिटायरमेंट के लिए जो है क्रिएट करना चाहते हैं, और लमसम निवेश भी करेंगे जब भी इनके पास एक्स्ट्रा कैश फ्लो होगा, इफ टाइम परमिट्स, तो बीच बीच में इसमें ये ऐड करते रहेंगे। तो इसी में ऐड करें सेम फंड्स में या कुछ और फंड्स सिलेक्ट करें। सो 2 पोर्टफोलियो हैं मिस्टर एंड मिसेस पटेल का आपके पास। हर्ष बताइए। सर देखिए प्रियंका, मैं दोनों पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए सजेशन देता हूँ। उनका जो खुद का पोर्टफोलियो है उसमें ये आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट में 10,000 कर रहे हैं, वो कंटिन्यू करें। टाटा स्मॉल कैप को बंद करके वो निपॉन मल्टी कैप में उसे 9,000 रुपया कर ले। ये 5,000 रुपया टाटा स्मॉल कैप में कर रहे हैं और निपॉन इंडिया में मल्टी कैप में 4,000। तो अपने खुद के पोर्टफोलियो में से ये स्मॉल कैप हटा दें और उसकी जगह वो मल्टी कैप को 9,000 रुपया कर ले। तो ये उनके पोर्टफोलियो में हो गया। अब क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि उनके हस्बैंड के जो पोर्टफोलियो में एक 7,000 रुपए का स्मॉल कैप ऑलरेडी है। तो इनके हस्बैंड के पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 7,000 कंटिन्यू करेंगे, एचडीएफसी फोकस 30 हम कंटिन्यू करेंगे, और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप कंटिन्यू करेंगे टू 7,000 रुपीज। तो इनके हस्बैंड वाइफ के बीच में आप देखेंगे एक मल्टी एसेट हो गया, एक फ्लेक्सी कैप हो गया, एक फोकस स्ट्रेटेजी हो गई, एक आपके पास स्मॉल कैप हो गया। तो आपके पास ये सारे स्ट्रेटेजीज आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में मिला के हो जाएंगी, तो आपको रेपुटेशन अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ओके, यही एक मेरी सलाह सेकंड रहेगी, हर्ष। खुद के पोर्टफोलियो में सिर्फ झरना आईसीआईसीआई के लिए आपने जो बोला, हर्ष एक सेकंड, झरना के लिए आपने बोला कि वो टाटा स्मॉल कैप की जगह निपॉन का मल्टी कैप, राइट? या उसमें 4,000 जो कर रही है उसको बढ़ा के 9,000 कर दें, टाटा स्मॉल कैप को बंद कर दें। सो ओनली 2 स्कीम्स, झरना जी के पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 स्कीम्स रहेंगी फिर, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट और निपॉन का मल्टी कैप, राइट? दोनों को वो पैसे जो स्मॉल कैप में डाल रही थी वो निकाल के निपॉन के मल्टी कैप में डाले। करेक्ट। और उनके हस्बैंड के नाम पे 3 स्कीम रहेंगी, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में इनके पास 5 स्कीम हो गई, और इसमें इनके पास मल्टी एसेट, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और फोकस स्ट्रेटजी सारी आ गई इसके अंदर। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट वो 7 करोड़ कह रही हैं, जमा कर पाएंगे ना 7 करोड़? टाइम फ्रेम तो इनका कितना इन्होंने बताया था हमको, 20 साल में 7 करोड़ पर पहुंचना चाहती हैं। तो 7 करोड़ 20 इयर्स, और आप कह रहे हैं कि बस आप 5 स्कीम में कीजिए, और लमसम जो करेंगी वो इन्हीं स्कीम्स में फिर करें। यस, जो लमसम करेंगी वो जो हम 5 स्कीम मेंटेन करेंगे उसी में करें। और अगर 40,000 रुपया 12% से ग्रोथ देखते हैं तो 20 साल बाद करीबन 4 करोड़ होता है। इन्हें चाहिए 7 करोड़। तो इनका इन्वेस्टमेंट या तो एसआईपी के रूप में बढ़ाना होगा, या तो जब लमसम करेंगे तो वो लमसम थोड़ा एग्रेसिवली करें, ताकि लमसम का 40,000 एसआईपी के रूप में चलती रहे, और लमसम जो जाएगा वो बूस्टर का काम करेगा। और जो गैप है, जो एसआईपी इनका 4 करोड़ आसपास अनुमान बनता है, इन्हें 7 करोड़ चाहिए, तो 3 करोड़ जो बीच का है वो जो लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे वो उम्मीद कर सकते हैं कि वो फुलफिल हो। तो उसके लिए उन्हें थोड़ा अग्रेसिवली लमसम इन्वेस्टमेंट करना होगा। झरना जी आपको बिल्कुल पाथ बता दिया है, एक स्कीम हटाने की जरूरत है, लमसम भी इसी में करते रहिएगा, और 7 करोड़ उम्मीद करते हैं, आर विशेस आर विथ यू, आप जरूर पहुंचे 7 करोड़ पर। दिलीप पटेल जी का क्वेश्चन पिक कर रही हूँ मैं लाइव यूट्यूब से। दिलीप पटेल जी का निवेश जो है वो है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 2,000 की सिप कर रहे हैं, कोटक का भी मिड कैप है जिसमें अगेन 2,000 की सिप ही कर रहे हैं, एसबीआई के स्मॉल कैप में 2,000 की सिप है, और कैनेरा रोबेको के स्मॉल कैप में 2,000 की सिप है। 8,000 रुपए की सिप ये कर रहे हैं। इनकी एज है 35। 10 साल तक इनको ये होल्ड करेंगे, और मुझे 50,000 रुपए जो है लमसम भी निवेश करना है। तो क्या ये मोतीलाल का मिड कैप, कोटक मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप में से किसी में ये 50,000 रुपए लमसम डालें? और 4 स्कीम्स ठीक है क्या? 10 साल तक होल्ड करेंगे तो कितने पैसे इकट्ठा हो जाएंगे? ये बड़ा क्विक कैलकुलेशन दिलीप जी कोशिश करते हैं, हर्ष अगर हमें बता सके। 8,000 रुपए की अगर सिप करते हैं तो हर्ष आपको लग रहा है दिलीप जी को आप बता पाएंगे ये कैलकुलेशन 10 साल में कितने पैसे जमा होंगे? प्रियंका, कैलकुलेटर में लेके ही बैठा हूँ।
क्योंकि अब आपके आपको शो भी में मैंने पता देखा चल है कि गया है आप कि हमारे कैलकुलेशन शो में बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं कितना जमा होगा पैसा। तो 10,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल के लिए अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12% का अनुमान लगाते हैं, तो करीबन 23 लाख रुपीस होता है। तो 12% के हिसाब से 23 लाख रुपए ये 10 साल बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मुझे कंसर्न इस चीज का है कि इन्होंने उनका एंटायर पोर्टफोलियो मिड कैप एंड स्मॉल कैप का बना रखा है। सो आइडियली आई वुड से कि आपको लार्ज कैप भी ऐड करना चाहिए, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर की प्रोफाइल बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और वो मिड कैप और स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी समझते हैं और वो उतना रिस्क लेना चाहते हैं, तो मिड एंड स्मॉल कैप ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडियली स्पीकिंग एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप अगर डिवाइड करके करें तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी तो दिलीप जी की क्या प्रोफाइल है, इन्वेस्टर प्रोफाइल क्या है, वो स्मॉल कैप मिड कैप को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि अब जब मार्केट गिरा है, आप देखेंगे मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत तेजी से गिरावट हुई है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा घबरा गए हैं, और उनका क्योंकि सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखते हुए स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर लिया था उन्होंने, उनको अब ज्यादा थोड़ा घबराहट ज्यादा हो रही है। तो ये खुद डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगेन, क्योंकि 4 स्कीम ही है, 2 मिड कैप 2 स्मॉल कैप, फिलहाल ये कंटिन्यू कर सकते हैं। और क्यों कंटिन्यू कर सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ इनको। मिड कैप एंड स्मॉल कैप पर्टिकुलरली में स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें क्योंकि आपके पास 4 स्कीम ही है, आप फिलहाल 2 स्कीम एक कैटेगरी के लेके रखें भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक लार्ज कैप ऐड करना चाहते हैं तो एक स्मॉल कैप बंद करिएगा, जो है मोतीलाल, मिड कैप बंद करके कोटक कंटिन्यू करिएगा। आई एम सॉरी, कैनरा और एसबीआई जो आपके पास है, कैनरा बंद करिएगा। स्मॉल कैप में आपके पास कैनरा है, मिड कैप में आपके पास कोटक एंड मोतीलाल है। सो एक स्कीम बंद करके उसकी जगह एक लार्ज कैप ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप में ही रहना चाहते हैं तो ये 4 स्कीम ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और 50,000 लमसम जो ऐड करना है वो कहाँ ऐड करने की आप सलाह देंगे? फर्स्ट चॉइस मेरा प्रियंका ये रहेगा कि 50,000 अगर आप लमसम के रूप में इस मार्केट में कर रहे हैं तो लार्ज कैप में करें। लेकिन अगर आप लार्ज कैप ऐड करना ही नहीं चाहते तो फिर यस, एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो हैं उसमें आप डिवाइड करके डाल दीजिए। 4 स्कीम आपके पास है, चारों अच्छी स्कीम्स है अपनी अपनी कैटेगरी की, तो चारों में आप डिवाइड करके 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए। ऑल राइट, चलिए अब हम लेते हैं मोहम्मद बिलाल जी का क्वेश्चन। इन्होंने फरवरी में एसबीआई कॉन्ट्रा में निवेश शुरू किया है और मार्च में ही सिप स्टार्ट की है। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 2,000 रुपए की सिप है, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 2,000 की सिप है, आदित्य बिरला सन लाइफ में 1,500 की सिप कर रहे हैं, क्वांट का स्मॉल कैप भी होल्ड करते हैं जहां 1,500 की सिप है। पर काबिल तारीफ है कि मोहम्मद बिलाल जी ने जो है, जब फरवरी और मार्च में मार्केट में हम स्ट्रेस देख रहे थे, उन्होंने तब अपना निवेश शुरू किया है। 17 से 20 साल तक ये निवेश करेंगे, 7 से 10% हर साल एक एनुअल स्टेप अप लेंगे। और जो इन्होंने टाइम फ्रेम हमें दिया है कि जितने समय ये निवेश करने वाले हैं, जो कि है 17 से 20 साल, लंबा समय है, और इसमें 1,25,00,000 इनको जमा करना है। हो पाएगा? आपको क्या लग रहा है हर्ष? तो देखिए, पहले हम आते हैं कि अगर ये सिर्फ 7,000 की इनकी एग्जिस्टिंग एसआईपी, अगर ये अपने आप में ही खाली कंटिन्यू करते हैं तो वो कितना बन जाएगा। अगेन 12% का अनुमान लगा रहा हूं मैं, तो ये करीबन इनका बनता है 70 लैक्स, नॉट ऑब्वियसली 1.25 करोड़ नहीं होगा अगर ये सिर्फ 7,000 रुपीज करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये स्टेप अप करते रहेंगे, सो आई एम श्योर कि ये आगे जाते हुए अपने लक्ष्य के बहुत पास आ सकते हैं। अब इनकी जो प्रोफाइल समझते हुए मुझे समझ दिख रहा है कि इन्होंने एक मिड कैप ले रखा है, एक कॉन्ट्रा फंड है, एक थीमेटिक पीएसयू फंड है इनके पास, और एक स्मॉल कैप फंड है। सो वेल, आइडियली स्पीकिंग अगर मैं इन्हें सलाह देता तो मैं ये कहता कि आप ये पीएसयू फंड और स्मॉल कैप में फिलहाल ना आए, आप उसकी जगह एक लार्ज कैप फंड है। तो इनके पास एक लार्ज कैप होता, एक मिड कैप और एक कॉन्ट्रा फंड। आई थिंक ये स्ट्रैटेजी इनके लिए ज्यादा बेटर होती, गिवन कि कितना रुपया वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि ये फिलहाल नए इन्वेस्टर हैं, क्योंकि फरवरी में ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, पोर्टफोलियो स्टार्ट करते वक्त लार्ज, मिड एंड कॉन्ट्रा रहेगा तो आपके लिए बेटर है, इंस्टेड ऑफ एक थीमेटिक और स्मॉल कैप फंड। तो जो 3,000 रुपये आपका है एबीएसएल का पीएसयू फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप, इन इसकी जगह पे आप एक लार्ज कैप फंड ले लें। तो आपका एबीएसएल का एक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है, आपको फोलियो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये जो 3,000 रुपए है, आप एक इंडेक्स फंड में लार्ज कैप डालेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, अब हम एक श्याम सुंदर जी का सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब पर पूछ रहे हैं। श्याम सुंदर जी नमस्ते, बहुत दिनों के बाद आप हमारे टाइमलाइन में भी दिख रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं, तो आपका सवाल तो लेना बनता है।
1000 महीने की सिप ये कर रहे हैं और इनकी स्कीम्स है, मतलब हर में 1,000 है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, कोटक का मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया का वैल्यू फंड। 1,000 रुपए, यानी 4 स्कीम्स हैं, 4,000 रुपए हर सब में हो रहे हैं और ऑलमोस्ट 1 साल पुराना हो गया। अब अप्रैल 2024 में शुरू किया है इन्होंने निवेश। क्या कहना चाहेंगे हर्ष आप श्याम सुंदर जी को? तो देखिए 4,000 रुपए के लिए ना प्रियंका, आई थिंक एक स्कीम भी बहुत होती है। अगर आप ये सिर्फ एक मल्टी कैप फंड भी ले लें, जो इनके पास है कोटक मल्टी कैप फंड, इसमें आपको लार्ज मिड एंड स्मॉल सब आ जाएगा। तो आपने अलग अलग रूप में आपने एक लार्ज एंड मिड कैप लिया, एक मिड कैप लिया, एक मल्टी कैप और एक वैल्यू है। तो आप अगर चाहें जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसोलिडेशन, अदरवाइज ये चारों स्कीम अपने आप में ठीक है। अगर आप चाहें कंसोलिडेशन पर्पस के लिए तो मैं कहूंगा कोटक मल्टी कैप ले लीजिए और 4,000 रुपया पूरा उसमें डाल दीजिए, तो ये सिंपल रहेगा आपके लिए। और अगर आप ये देखते हैं कि आगे जाते हुए आप अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ाने वाले हैं, तो आपको ऐसे भी 3 या 4 स्कीम चाहिएगी, तो फिलहाल आप चारों स्कीम से कंटिन्यू करिए और इन्हीं स्कीम्स में आगे जाते हुए एसआईपी बढ़ा लीजिएगा। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको दिए, जो आपको सूट करता है आप ले लीजिए। स्कीम्स एग्जिस्टिंग जो आपने ले रखी ठीक है, कोई बदलाव करने की फिलहाल ऐसी कोई कंपलसरी जरूरत नहीं है कि भाई आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करना ही है। ओके, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर्ष, कि वो ज़बरदस्ती आपको चेंज करने के लिए नहीं कहते हैं, और जब वो कहते हैं चेंज करने के लिए तो वो बहुत सोच समझ कर उस डिसीजन पर अराइव करते हैं। चलिए, अब नूरुल अजीम सरकार जी का मैं पोर्टफोलियो ला रही हूँ और मैं इनके पोर्टफोलियो में 10 स्कीम्स हैं। चलिए, जुड़ भी गए नूरुल हमारे साथ। नूरुल जी नमस्ते, स्वागत है मनी 9 पर। कहाँ से आप? असम से जुड़े हुए हैं? हेलो जी, नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मैडम, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। असम में कहाँ से जुड़े हुए हैं आप सर, और क्या करते हैं? हाँ मैम, मैं आसाम का जोरहाट से बोल रहा हूँ। मैं जोरहाट से बोल रहे हैं, क्या करते हैं आप नूरुल जी? मैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करता हूँ मैं। ओके, वेरी नाइस। तो मैं आपका पोर्टफोलियो रीड आउट कर रही हूँ। 10 स्कीम्स हैं, ठीक है, फिर आप अपना क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे। तो ये जो 10 स्कीम है, इसमें लमसम भी है और सिप भी है। तो पहले लमसम का पोर्टफोलियो हमारे सामने है। एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन फंड 1 लाख, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 1 लाख, एचडीएफसी का मिड कैप 1 लाख, एचडीएफसी का मल्टी कैप 1 लाख, एक्सिस मैन्युफैक्चरिंग फंड 1 लाख, एसबीआई टेक्नोलॉजी एंड अपॉर्चुनिटी फंड 50,000। अब आती है सिप की बारी। तो सिप कर रहे हैं नूरुल जी एसबीआई के स्मॉल कैप में 5,000, क्वांटम के स्मॉल कैप में 5,000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 5,000, मोतीलाल के मिड एंड लार्ज में 5,000, एसबीआई के ब्लू चिप फंड में 5,000, निपॉन का लार्ज कैप भी है 5,000, पराग पारी का फ्लेक्सी कैप 5,000, एसबीआई फोकस फंड 4,000, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड 2,000 और एचडीएफसी लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन में 1,000। ठीक है नूरुल जी, क्या पूछना चाहेंगे? आज हर्ष रूंगटा हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। जरा पोर्टफोलियो आपने जिस तरह से क्रिएट किया है समझाइए, क्या सोच रही है और आगे आपका गोल क्या है? ना मैंने आफ्टर 12 ईयर्स या 15 ईयर्स में मैंने मिस्टेक में मैंने लिखा है, एक्चुअली 5 ईयर चाहिए। 5 ईयर 15 ईयर मेरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो तो अल्टीमेटली 42 है। अभी मैं और 8,000 ऐड कर सकता हूँ, 50,000 पर मंथ एसआईपी कर सकता हूँ मैं। ओके, 8,000 की एसआईपी ऐड भी कर सकते हैं आप। मैम जो मैंने लमसम किया है वो सही है, और जो मेरा एसआईपी जो मैंने करके रखा हूँ वो पोर्टफोलियो सही है या मेरे को बदलाव करना पड़ेगा मैम? बस उसका एक सजेशन चाहिए। ओके, और 12 इयर्स में आपको चाहिए, 12 साल में ना 5 करोड़? नहीं मैं 12 साल या 15 साल, 15 साल भी मैं कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 12 साल में अचीव करना है, 15 इयर्स आप देंगे अपने इस इन्वेस्टमेंट को। सिप को आपको 8,000 रुपए से बढ़ाना है। 6 स्कीम्स है जहाँ लमसम किया है आपने, और 10 स्कीम है जहाँ सिप है। हर्ष, आई नो थोड़ा सा लंबी स्कीम है, पोर्टफोलियो है यहाँ नूरुल जी की, लेकिन बड़े दूर से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, असम से लगातार हमारे पास बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है असम के लोग हमारे शो काफ़ी देखते भी हैं। हर्ष, आप क्या बताना चाहेंगे नूरुल जी को, क्या चेंजेस कर सकते हैं वो 12 to 15 ईयर्स तक के निवेश को कंटिन्यू करेंगे?
सो पहले तो कैलकुलेशंस पे बता दें, इन्हें 5 करोड़ का जो लक्ष्य बनाया है, तो वेल ये अभी इनकी जो पूरा इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू इन्होंने बताई है 22,34,000 रुपए। तो इनका लम्स जो भी अभी फंड वैल्यू है वो 22,34,000 है, प्लस ये 50,000 रुपीज की एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 15 साल के लिए। तो वही 12% का अगर अनुमान लगाते हैं तो इनके पास करीबन 3,80,00,000 इकट्ठा हो जाएगा। चाहिए इन्हें 5 करोड़, तो ऑब्वियसली इन्हें आगे जाते हुए भी अपना एसआईपी या कोई लमसम अमाउंट्स बढ़ाने होंगे। सो फिलहाल अगर हम देखें लमसम और जो फंड वैल्यू इनकी है प्लस 50,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो इनके पास 3,80,00,000 के आसपास इकट्ठा होता है। 5 करोड़ के लिए ऑब्वियसली इन्हें अमाउंट बढ़ाना होगा। अब आते हैं इनके लमसम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स पे। तो वेल नुरुल जी, पहली बात यह है कि जिस स्कीम में आप अगर लमसम के रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी स्कीम में आप एसआईपी भी कर सकते हैं। आपको लमसम के लिए अलग सेट ऑफ स्कीम्स और रेगुलर एसआईपी के लिए अलग सेट ऑफ स्कीम्स रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपना पूरा पोर्टफोलियो 5 स्कीम में कंसोलिडेट कर सकते हैं। आप कितनी भी रकम करें, 5 या 6 स्कीम्स बहुत होती है, तो आपको इतनी सारी स्कीम्स की जरूरत नहीं है। मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ, कभी भी आपको कुछ भी अपने फंड हाउसेस के साथ में कोऑर्डिनेट करना होगा, CKYC की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बैंक आपका अपडेट, मान लीजिए बैंक चेंज किया आपने, इन सारी कंपनीज के पास आपको जाना पड़ेगा और सब में आपको बैंक चेंज का जो रिक्वेस्ट है वो सबको अलग अलग देना पड़ेगा। कभी जो यूनिट होल्डर को कुछ हो जाता है तो नॉमिनीज को सारे फंड हाउसेस के साथ में अलग अलग प्रोसेस करने होंगे क्लेम करने के लिए। तो मैं ये सब करने को तैयार हूं अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट मिलता है, अगर मैं 10-15 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ता हूँ। कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलता जो आपको 5 या 6 स्कीम में मिल सकता है, तो क्यों हम अपने लिए ही दिक्कत बढ़ा रहे हैं और अपने बाद अपने परिवार वालों के लिए इतनी सारी दिक्कतें बढ़ा रहे हैं? क्यों ना हम सिंपल रखें अपने पोर्टफोलियो को, जो उद्देश्य है वो तो पर्पस पूरा मीट हो ही जाएगा। तो 15 स्कीम रख के मुझे क्या मिलने वाला? तो और मैंने ये भी देखा आपके पोर्टफोलियो में आपके पास बहुत सारी थीमेटिक और सेक्टर फंड्स भी हैं। तो फिलहाल मैं थीमेटिक सेक्टर फंड्स पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है उनको कौन से सेक्टर। लॉजिस्टिक्स आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन में आपको मैं 5 स्कीम बता दूं, लमसम और एसआईपी का दोनों मिश्रण करके मैं आपको 5 स्कीम बता रहा हूँ। कोशिश करिए कि आगे जाते हुए सिर्फ इन 5 स्कीम में ही कंटिन्यू करें। इसके अलावा जो आपकी स्कीम्स आप चाहें तो रिडीम करके सारे पैसे वापस इन्हीं 5 स्कीम में कंसोलिडेट कर सकते हैं। सो एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आप कंटिन्यू करें, 2 आप HDFC मल्टी कैप कंटिन्यू करें, SBI कॉन्ट्रा फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड। तो मैंने आपको मार्केट का पूरा स्पेक्ट्रम आपको इन 5 स्कीम्स में दे दिया जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से ही है। तो आपको कोई नया फोलियो कहीं भी जाके खुलना नहीं है, आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कर लें इन 5 स्कीम में। इसके अलावा जितने आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं आप उसे रिडीम करके इन्हीं 5 स्कीम से आप कंसोलिडेट करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो आपके लिए ये तरीका जो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। सारे थीमेटिक और कॉन्ट्रा फंड, सारे थीमेटिक एंड सेक्टर फंड्स मैंने आपके पोर्टफोलियो में से हटा दिए हैं। ये मेरा सुझाव है, लेकिन अगर आप कोई भी पर्टिकुलर थीम या सेक्टर से वाकिफ है और उसे रखना चाहते हो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो थोड़ा सा कंसोलिडेशन जो है वो अच्छा रहेगा। बहुत ही बिखराव है, बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं। हर्ष ने आपको रास्ता दिखाया है एंड आई थिंक अगर आपको ठीक लगे तो इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये हैंडल यूट्यूब का। इस हैंडल का जो नाम है वो है प्रियंका कॉमेडी शो। सो बट इट्स नॉट मी, इट इज समवन एल्स। प्रियंका कॉमेडी शो के नाम से हैंडल है, आई एम श्योर नाम इनका मैं प्रियंका ही मान के चल रही हूँ। ये पूछ रहे हैं कि भाई अपने बेटे के लिए, जिनकी एज है 23, बेटे की एज है 23 और बेटे का ये पोर्टफोलियो शेयर किया है उन्होंने। तो HDFC इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 2000 की सिप, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2500 की सिप, क्वांट स्मॉल कैप 1000 की सिप, HDFC स्मॉल कैप 1000 की सिप। 20 साल का नजरिया है और ये 6,500 रुपए का निवेश है। आपको कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? कुछ आप चेंज करना चाहेंगे? समवन जो कि 23 साल का है, काफी यंग है, हाथ में बहुत समय है, तो इस तरह का पोर्टफोलियो जिसमें हम देख रहे हैं 2 पैसिव फंड है और 2 स्मॉल कैप है, 4 स्कीम्स हैं टोटल। तो देखिए, पहली बात तो प्रियंका, 2 इंडेक्स फंड आपने अलग अलग ले रखे हैं। सो निफ्टी 50 का आपने HDFC का भी ले रखा है, UTI का भी ले रखा है। देयर इज एब्सोल्युटली नो बेनिफिट, मतलब आपको कोई भी तरह का डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। HDFC का निफ्टी 50 भी उन्हीं 50 कंपनियों में उसी रेशियो में कर रहा है जो UTI का कर रहा है। तो आपने 2 स्कीम लेके एक्चुअली 0 वैल्यू एडिशन है। तो कोई भी एक स्कीम रखें और उसमें आप 4,500 रुपए की SIP कर लें, दैट इज गुड इनफ। ये तो डेफिनेटली कर लीजिए, ये एक ऑप्शन तो आई डोंट थिंक इट इज इवन एन ऑप्शन।
अब आपने एक लार्ज कैप ले रखा है और सीधा आपने फिर एक स्मॉल कैप, आपने 2 स्मॉल कैप ले रखे हैं 1000 रुपए के। वेल आई थिंक अपने अपने बेटे को भी अगर आप एक स्ट्रैटेजी स्टैंड पॉइंट से बता रहे हैं तो उनको बोले लार्ज कैप लिया है, विच इज वेरी गुड, फिर उसके बाद मिड कैप ऐड करें और फिर स्मॉल कैप ऐड करें, क्योंकि रिस्क जो है, वोलेटिलिटी है, वो इसी तरह से बढ़ती है। लार्ज कैप में सबसे कम है, मिड कैप में उससे ज्यादा है, स्मॉल कैप में और भी ज्यादा है। तो क्यों ना हम सही तरीके से हैंड होल्ड करके उन्हें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जर्नी में शुरू करें। मान लीजिए लार्ज कैप इन्हें एक स्टेबलाइज रिटर्न देता है और मार्केट गिरता है तो कम गिर रहा है, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा गिरता है। एज ए 23 ईयर ओल्ड देखिए, अगर वो अपना पोर्टफोलियो देखते हैं तो उन्हें क्या लगेगा कि ये स्कीम अच्छी नहीं है। ये नहीं समझेंगे कि वो स्मॉल कैप कैटेगरी की स्कीम है, वो कहेंगे कि क्वांट अच्छा फंड मैनेजर नहीं है, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि स्मॉल कैप है, क्योंकि उतनी समझ शायद नहीं होगी। तो हम उन्हें एजुकेट करें कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, और ग्रेजुअली उसी तरह से हम उनका पोर्टफोलियो बनाएं। सो मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि आप एक ही इंडेक्स फंड रखें, एचडीएफसी और यूटीआई में से चाहिए तो यूटीआई रख लीजिए, और एचडीएफसी स्मॉल कैप की जगह और क्वांट स्मॉल कैप की जगह आप उन्हें एचडीएफसी मिड कैप फंड दे दीजिए। तो इनके पास क्या होगा, एक लार्ज कैप हो गया और एक मिड कैप हो गया। तो फिलहाल आई थिंक दैट इज अ बेटर स्ट्रेटेजी, और फिर आगे जाते हुए आपको ऐड करना है तो स्मॉल कैप आगे ऐड करेगा, नॉट एट दिस जंक्शन। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए यहाँ पर बता रहे हैं हर्ष कि कैसे आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। गौरव शिंदे जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। गौरव शिंदे की एज है 45, महाराष्ट्र सतारा से इन्होंने जो है हमें कांटेक्ट किया है। तो निपॉन के लार्ज कैप में 4000 की सिप चल रही है, एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 4000 की सिप है, एक्सिस की स्मॉल कैप में 4000 की सिप है, एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 4000 की सिप है, और इन्हीं में 1-1 लाख रुपए का इन्होंने लमसम भी किया है। आपको कैसा लग रहा है गौरव शिंदे का ये पोर्टफोलियो? 16000 की सिप कर रहे हैं, और ये जो 6 स्कीम्स है मेरे ख्याल से इसी में ये लमसम भी इन्होंने 1-1 लाख का किया हुआ है। सो प्रियंका, ये आई थिंक एक अच्छा पोर्टफोलियो है, इसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और कॉन्ट्रा, आई डोंट थिंक, और इन्हीं 4 में इन्होंने लमसम कर रखा है। तो आई थिंक ये आइडियल सिचुएशन है, इसमें कोई भी बदलाव फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। सभी मार्केट सेगमेंट्स में एक्सपोजर है, सारी स्कीम्स अपने आप में ठीक है। मतलब चेंज करने के लिए हम कहें कि भाई इससे बेटर वो स्कीम है, लेकिन वो इतना कोई डिफरेंस है नहीं कि आपको इतना बदलाव फिलहाल करने की जरूरत है। सो आई थिंक जैसा है वैसा कंटिन्यू करें गौरव जी, कोई बदलाव करने की आपके पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है। क्या बात है गौरव, 4 स्कीम्स, मैंने 6 बोल दिया था गलती से। 4 स्कीम्स हैं, सब में 4-4 हजार रुपए आप डाल रहे हैं और इसी में लमसम कर रहे हैं, और स्कीम्स का भी चुनाव आपका जो है वो हर्ष को पसंद आ रहा है। प्रॉपर एक डाइवर्सिफिकेशन नजर आ रहा है, एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है और एक कॉन्ट्रा फंड है। तो गुड टू गो गौरव, वेरी नाइस। अब मैं पोर्टफोलियो पिक करती हूँ सागर सिंह का यूट्यूब से। सागर सिंह की एज है 25, तो एक और यंग इन्वेस्टर हमारे साथ। निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 1000, एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप में 1000, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है 1000, बंधन स्मॉल कैप 1000, एचडीएफसी का मिड कैप भी होल्ड करते हैं, इसमें भी 1000 है, और एसबीआई के मल्टी एसेट फंड में है 500। तो 5500 रुपए का निवेश है। सो सागर ने हमें बताया कि वो 30 साल तक निवेश करने वाले हैं, और साथ ही में ये जो 30 साल का जो निवेश है ये 1 करोड़ के टारगेट पर ये पहुंचना चाहते हैं, और अभी इनकी एज है 25। 5500 रुपए बन रहे हैं, जी हाँ 5500 ही बन रहे हैं। सो 5,500, 30 साल का नजरिया, 1 करोड़ पर नजर है। स्कीम्स कैसी लग रही हैं आपको हर्ष? सो पहली बात तो ये जो 30 साल बाद 1 करोड़ का टारगेट ले रहे हैं, तो मेरे द गुड न्यूज इज कि 30 इयर्स तक इन्वेस्ट करने का होराइजन रखना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। 25 साल की उम्र में आप 30 इयर्स का होराइजन ले रहे हैं तो आप बहुत मेच्योरिटी दिखा रहे हैं। काफी इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो इतनी मेच्योरिटी नहीं दिखाते हैं। तो सागर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आप कम से कम सही दिशा में सोच रहे हैं। खुशी की बात यह है, और आप 1 करोड़ का टारगेट ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं 12% का अनुमान लगाऊं 30 इयर्स के लिए, यही 5500 रुपए आपको करीबन 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करके देगा। सो द गुड न्यूज इज आपके टारगेट से डबल, और ये आपके लिए आपके सोच की वजह से ही है कि आप ये अपना टारगेट डबल कर पा रहे हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं आपकी स्कीम्स पे। वेल 5500 रुपए के लिए डेफिनेटली इतनी सारी स्कीम्स की जरूरत नहीं है। तो मैं आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट कर दूं, और इस तरह से करता हूं कि आगे जाते हुए भी अगर आप अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे तो इन्हीं स्कीम्स में करिए। तो मैं आपको दूंगा चार स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में से ही, लेकिन आप उसमें ही आगे जाते हुए एसआईपी बढ़ा सकते हैं। तो एक पराग पारेख ऑफकोर्स आप कंटिन्यू करेंगे, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें। आप एक एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप कंटिन्यू कर सकते हैं।
आप SBI मल्टी एसेट भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसमें SIP बढ़ा दीजिए, क्योंकि आगे जाते हुए एसेट एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से आपके लिए ठीक रहेगा। और एक बंधन स्मॉल कैप आप ऐड कर लें। सो 4 स्कीम मैं आपको दे रहा हूँ। एक लार्ज कैप हो गई, फ्लेक्सी कैप है बट लार्ज कैप, क्वाजी लार्ज कैप ही है मान लीजिए। इंटरनेशनल इक्विटी का भी एक्सपोजर मिल जाता है आपको। एक लार्ज एंड मिड कैप हो गया, एक स्मॉल कैप हो गया और एक मल्टी एसेट फंड हो गया। तो आगे जाते हुए आप इन्हीं स्कीम्स में भी SIP बढ़ाएंगे तो आपका एलोकेशन ठीक रहेगा। लेकिन हर 2 या 3 साल में एक बार रिव्यू जरूर करिएगा अपने पोर्टफोलियो को। कोई स्कीम्स चेंज करने की जरूरत पड़े तो कर लीजिएगा, लेकिन 2 या 3 साल बाद, हर 6-6 महीने से करने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए अब हम बात करते हैं। शिवम बंसल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवम जी वेलकम टू मनी 9। कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड इवनिंग, कैसे हैं? कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? आर्मी में हैं शायद? यस मैम, मैं आर्मी में हूँ। मैं बेंगलोर से जुड़ा हुआ मैम आपके। बैंगलोर से जुड़े हुए हैं, ओके। और आप अभी बैंगलोर में पोस्टेड हैं या बैंगलोर में रहते हैं? यस मैम, मैं रहने वाला तो हरियाणा का हूँ, मैं बेंगलोर में पोस्टेड हूँ। ओके ओके, वेलकम टू मनी 9। तो मैं देख रही हूँ कि आपने भी हमें 2 पोर्टफोलियो भेजा है, अपना भी और अपनी वाइफ के इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आप पूछ रहे हैं महिमा जी के, ठीक है? यस मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई है और ओवरलैप तो नहीं हो रहा है मैम मेरा और मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो। ठीक है, राइट। तो एक बार मैं रीड करती हूँ अब, ठीक है? तो पहला HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें आप 500 रुपए की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 500 की सिप चल रही है। SBI के कॉन्ट्रा फंड में 500 की सिप है। ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड 500 की सिप, जिसमें बताया है शिवम ने कि वो 10% से स्टेप अप भी करेंगे। ये इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो हुआ। अब शिवम जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। शिवम जी के पोर्टफोलियो में क्या क्या है वो भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो शिवम जी के पोर्टफोलियो में है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 2000 की सिप, कोटक मल्टी कैप फंड 2000 की सिप और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान 2000 की सिप और 4th स्कीम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो 4 स्कीम है जो कि शिवम जी के पोर्टफोलियो में है और 4 स्कीम है जो उनकी वाइफ की पोर्टफोलियो में है। तो इस तरह के आई थिंक आज हमने ऐसे 2 पोर्टफोलियो और डिस्कस किए थे जिसमें वाइफ और हस्बैंड का पोर्टफोलियो था और एक पोर्टफोलियो था जिसमें जितेंद्र जी ने अपना पोर्टफोलियो और रिटायरमेंट का और अपने बेटे का पोर्टफोलियो अलग रखा था। तो 2 पोर्टफोलियोज हमें मिले आज। कैसा लग रहा है आपको शिवम और महिमा जी का ये पोर्टफोलियो? इसमें क्या आप चेंज करना चाहेंगे हर्ष? तो देखिए प्रियंका, वाइफ के पोर्टफोलियो पे पहले बता दूं कि 500 रुपए की 4 स्कीम्स हैं और इनके पोर्टफोलियो में भी फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, मिड कैप, स्मॉल कैप है। सो अगर एज अ फैमिली में देखूं तो मैं समझता हूं कि वाइफ का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे वो आई एम श्योर उनकी कोई इनकम के पॉइंट पे से कर रहे होंगे या उनके नाम के, उनकी सेविंग्स के बेसिस पे कर रहे होंगे। तो मेरा सुझाव रहेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि वाइफ के नाम पे एक ही स्कीम रखें 2000 रुपए की, वो है ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड। ठीक है, तो उनके पास जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पूरा 2000 रुपए की एक ही स्कीम रहेगी जिसमें इक्विटी भी आ गया, डेट भी आ गया, प्रेशियस मेटल्स आ गए, बाकी सब चीजें मतलब गोल्ड सिल्वर भी आ गया। तो इनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही स्कीम में रखें और जो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप अगर की जो स्कीम्स है वो अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी बना के रखें। तो टोटल हस्बैंड वाइफ के बीच में 5 स्कीम हो जाएंगी फिर से। सो कंसोलिडेशन हो गया, 500-500 करके आपको अलग अलग स्कीम में आप फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हैं, आपके खुद के पास भी फ्लेक्सी कैप है। तो वो ना करके कन्वीनियंस स्टैंड पॉइंट से आप अपनी वाइफ पे सिर्फ एक ही स्कीम रखें, ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड। आपके पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं वो आप बरकरार रखें, ऐसे का ऐसा कंटिन्यू करें, क्योंकि उसमें आपके पास फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड एंड स्मॉल कैप, तो उसमें कभी SIP बढ़ाएंगे भी तो 4 स्कीम रहेगी और इसी में SIP बढ़ा सकते हैं, पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो जैसा है वैसे का वैसा रखें, आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में सिर्फ एक स्कीम रखें, ICICI प्रू मल्टी एसेट एलोकेशन। ओके, ऑलराइट, चलिए इसी के साथ अब आज के शो को यही रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच हर्ष, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो आज के शो की हाईलाइट ये थी, मुझे लगता है, जो मैंने हर्ष से सीखा, और आप भी अगर म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं तो कभी पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो शो की एकदम शुरुआत में जाइए और आपको नज़र आएगा कि हर्ष ने कितने डिटेल में हर एक पॉइंट को समझाया है कि म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन आपको कैसे मिल सकता है, कितनी आसानी है, किन पॉइंट्स का ध्यान में
आपको रखना होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने सवाल भेजने के लिए और हम पर ये भरोसा जताने के लिए कि भाई आप हमारे एक्सपर्ट के ज़रिए अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सिप करते रहिए, सिप नहीं रुकनी चाहिए। सिप को लेकर जो भी कंफ्यूजन होगा वो Money9 दूर करता रहेगा। अपने क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए 9311211874, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए और यूट्यूब पर लाइव कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन शाम को 4 से 5 के बीच में पूछ सकते हैं। सो है आप मेरी सिर्फ मेरा सवाल मंडे टू फ्राइडे 4 से 5 लाइव रहता है 4 से, और आप इससे जुड़कर अपने क्वेश्चन भी लाइव पूछ सकते हैं। चलिए आज यहीं पे शो को रैप अप करते हैं, लेकिन हाँ इस वीकेंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वैल्यू रिसर्च के CEO और फाउंडर धीरेन्द्र कुमार से हमने बात की है और इस बाजार की उथल पुथल में आपके निवेश पर किसी भी तरह की आँच ना आए, अगर आप जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को वीकेंड पर Money9 पर देखना नहीं भूलिएगा। चलिए अब मैं यहीं पर आपसे बाय बाय कहती हूँ।